नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर की जब भी चर्चा होती है तो बड़े सारे ऐसे पहलू हैं जो सामने आते हैं जिसके ऊपर बातचीत करने से आम जनता की जो परेशानियां हैं वो बाहर आती हैं। इन्हीं में से एक पहलू है स्वास्थ्य ढांचा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर का। और इसके ऊपर आज जो है प्रेस वार्ता की गई आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर द्वारा। उनके स्पोक्स पर्सन जगदीप सिंह जी क्या कुछ कहा जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं इस इंटरव्यू को शुरू करूं और जानकारी आप तक साझा करूं। आपके क्या एक्सपीरियंस हैं? आप भी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में गए होंगे, किस प्रकार के आपके एक्सपीरियंस रहे, किस प्रकार की सुविधाएं रही, वो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बात आम जनता की है और स्वास्थ्य को लेके है। आज आपने प्रेस वार्ता की है, क्या मुख्य ऑब्जेक्टिव रहा, इसका बिंदु रहा इस प्रेस वार्ता का? देखिए, इसके पीछे दो कारण थे। किसी भी देश, समाज अथवा राष्ट्र कि जब मूलभूत विकास की बात आती है तो उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र सबसे पहले होता है। आज की स्वास्थ्य संवाददाता सम्मेलन के पीछे की जो दो वजूहात थी, एक तो ये कि इस उपराज्यपाल की सरकार को चेताना और बताना कि आज यथास्थिति क्या है, वास्तुस्थिति क्या है, और दूसरी बात आम जन तक ये एक संदेश बड़े स्पष्ट ढंग से हम देना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरीके का दृष्टिकोण लेकर, किस तरीके की होमवर्क के साथ, कैसी सूझबूझ के साथ जनता के बीच उतर रही है। और जब हमें जनता जनार्दन मौका देती है उसके बाद यहाँ की परिस्थितियां कैसे एकाएक बदली होंगी, आमूल चूल किस्म का परिवर्तन कैसे आएगा, उसको लेकर परिवर्तन भी बातचीत करेंगे। लेकिन क्या कुछ ऐसे रोड मैप रहा या पिछला एक्सपीरियंस रहा जिसमें आप कह रहे हैं कि यहाँ का जो स्वास्थ्य ढांचा है वो डगमगाया हुआ है? कहाँ से बात शुरू करें? यहाँ तो स्थिति ये है कि जिस पहलू को भी आप लेते हैं तो इतने विभत्स ढंग से, इतने भयावह ढंग से, इतना मतलब विध्वंसक तरीके से आज स्थिति बनी हुई है कि एक आम आदमी जिसके पास आर्थिक ढांचा उसका नहीं है, आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है, तो उसकी तो जान के लाले पड़े हुए हैं अगर वो बीमार हो जाता है। तो मैं मुख्तसर ढंग से आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम बात इस पे कर लेते हैं कि आपने सुना होगा कुछ महीने पहले कई सौ डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया गया, इनफैक्ट निष्कासित कर दिया गया। उसका कारण ये था वो कई वर्षों से अपनी ड्यूटीज पर नहीं थे, लेकिन पे रहते थे, पेमेंट लेते थे, सैलरी रिलीज होती थी। बिल्कुल। तो ये तो एक पहली तो बात ये है कि यही बड़ा गवर्नमेंट का फेलियर था कि इतने सालों तक किया क्यों नहीं। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि क्या सरकार ने एक बारगी भी सोचा कि ऐसा हुआ क्यों, क्या वजूहात है कि आज ऐसी स्थिति बनी है कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर आना नहीं चाहता। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनका एक आप ये मान के चलिए एक बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो आना नहीं चाहते सरकारी अस्पतालों में। तो मैं उस पर आना चाहता हूं। दरअसल क्या है कि आज इस प्रदेश के अंदर जो बच्चे एंट्रेंस नहीं कर पाते हैं एमबीबीएस का, लेकिन फाइनेंशियली साउंड होते हैं, तो 4 ऐसे मुल्क हैं जहां पर उनका एमबीबीएस जो है वो करके आते हैं। उसमें देखिए चीन है, रशिया है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। चीन और रशिया तो फिर भी समझ आता है, अब पाकिस्तान जैसा देश, बांग्लादेश जैसा देश बैन कर दिया ना पाकिस्तान। कल तक तो था ना जी, वो डॉक्टर्स तो थे ना जो होके आ रहे थे, अब उनको तो आपने बैन नहीं किया ना। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि वो जो वहां का जो परसेंटेज है ये आपको समझना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि दर्शकों तक भी ये बात जाए कि जो परसेंटेज है औसत पास मार्किंग का वो 70 से 75% है। यहां का जो बच्चा एमबीबीएस एंट्रेंस के लिए जाता है तो 60% वाले बच्चे को आप मेरिटोरियस स्टूडेंट मान सकते हैं। तो होता क्या है कि वो फॉरेन एलिजिबिलिटी जो इसका टेस्ट है वो तो देता है, एफएमजीईपी देता है, लेकिन जब वो पीएससी में जाता है उसके लिए भी उसको कोचिंग लेनी पड़ती है। हालत ये है, फिर जब वो पीएससी में जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो उसका जो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में उसकी कॉलेज रिकॉर्ड की जो वो उसकी परसेंटेज है, 7 से 8 सब्जेक्टों में डिस्टिंक्शंस रहती है 14 में से, तो वो परसेंटेज जो है वो उसको उस टेस्ट में क्वालिफाई कर देती है। मतलब इसका ये हुआ कि वो डॉक्टर सरकारी अपॉइंट हो गया। अब जब ऐसे डॉक्टर्स पैराफ्री में जाते हैं तो बात बड़ी सीधी है कि सिवाय रेफरल के तो उनके पास कोई और तरीका है नहीं। फिर अगर उनका जो एक्सपीरियंस भी वो गेन करेंगे जाके आगे जाके, वो भी मरीजों की जान को ताक पे रख के होगा।
तो ये एक पहला कारण था। अब इसका जवाब क्या है? देखिए, सिर्फ सवाल उठाने से बात नहीं बनेगी। क्या इसका कोई स्टैट भी मैं बता रहा है कि जहाँ सिर्फ आप इसको जो है एक स्टेटमेंट के तौर पे कह रहे हैं? नहीं नहीं, हमारे पास आंकड़े हैं जी। स्टेटमेंट का तो मतलब ये जो मैं बता रहा हूं, दिस इज व्हाट द एक्चुअल एंड द एग्जिस्टिंग फैक्ट इज। अब इसका देखिए जवाब क्या है, बड़ा सिंपल है कि आप जो उनकी डिस्टिंक्शन के लेवल की जो उनकी मार्किंग है उसको आप कंसीडर मत करें अपने इंटरव्यू के दौरान, तो वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात इसमें मैं आपको एक और बता दूं, ALC एक्चुअल लाइन कंट्रोल और जो रूरल बैकवर्ड एरियाज है 50% का कोटा है, यानी 50% जनरल के लिए, 50 इन दोनों के लिए है। अब उसमें क्या होता है कि एक डॉक्टर जो उस कोटे को लेता है, अब उसके नंबर चाहे आउट ऑफ 200 जिसके 199 नंबर भी थे या 190 नंबर भी थे, वो क्वालिफाई नहीं करता, लेकिन कोटे में 100 वाला करता है। लेकिन उस 100 वाले पे आपने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रखी कि अगर उसने उस कोटे का फायदा लिया है, रूरल बैकवर्ड एरिया। क्या चाहते हैं, कोटे वाले फायदा ना ले? बात मेरे को एक, मैं पंकज जी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी बात पूरी होगी तो आपको जवाब साथ ही मिल जाएगा। मेरा उस पर कहना यह है कि जिसने 50% का कोटा लिया रूरल बैकवर्ड एरिया का, उसके लिए क्यों ये पॉलिसी नहीं है कि वो अपने सर्विस के इतने साल जो है उस एरिया में देगा जिसके कोटे पे वो आया? ये तो एक राइट बात है ना जी। एक्चुअल लाइन कंट्रोल का आपने कोटा ले लिया, लेकिन आप वहां पे तैनाती नहीं है आपकी, रसूखदार लोग जो हैं वो बरसों से प्राइम लोकेशंस पे बैठे हुए हैं, ये एक बड़ी बात है। मेरा ये कहना था इसके ऊपर। अब दूसरी जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूं, देखिए कितनी हैरत और कितनी शर्मनाक बात है, हैरत की तो है ही। हमारे ही इस प्रदेश का स्किम, मैं अस्पताल की बात करूंगा, आज उसकी रेटिंग PGI के बराबर हो गई। क्या एक बार भी सरकार ने सोचा? एक तरफ मेडिकल कॉलेज है जिसको लोग आज बूचड़ खाने की उपमा दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपका स्किम है जो PGI के बराबर में जाके खड़ा हो गया। कारण क्या है बुनियादी कि आज स्किम के अंदर इकलौता अस्पताल है जी प्रदेश के अंदर जिसकी प्राइवेट प्रैक्टिस बैन है, टोटली बैन है। नहीं, ये अच्छी खबर है, स्किम्स PGI के लेवल का हो गया कि बुरी खबर है? थोड़ा सा इसको भी आप क्लियर कर दीजिए। ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अकेला स्किम क्यों, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं, SMGS क्यों नहीं, वो तमाम बड़े अस्पताल क्यों नहीं जिनमें आपने करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के रखा है। अब मेरा आप पॉइंट समझिएगा, दिक्कत कहां है। वहां पे आप देखिएगा, मैंने रूटीन देखी है, मैं जो बात कर रहा हूं उसको ग्राउंड लेवल पर देखने के बाद आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं। वहां पे सुबह 9 बजे क्या होता है, पहला राउंड लगता है। उस राउंड में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं उनकी एक टीम जाती है। अगर मान लीजिए उनकी पूरी वार्ड के अंदर 100 मरीज हैं तो वो 100 मरीजों का जाके केस हिस्ट्री को मेंटेन करते हैं। 10 बजे HOD मेडिसिन आता है। HOD मेडिसिन के साथ ऑर्थोपेडिशियन होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है। अब एक पेशेंट जो वहां पे दाखिल हुआ था कि उसको कार्डियक इशू था, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट्स आई तो उसमें उसकी नेफ्रो भी इन्वॉल्व हो गया, किडनीज का भी इशू बन गया। तो वो जो डॉक्टर था नेफ्रोलॉजिस्ट, वो HOD मेडिसिन के साथ खड़ा था, मौके के ऊपर उसका जो है ट्रीटमेंट वो भी शुरू हो जाता है। यहां क्या हालत है कि आप गए, सांस फूली, आप चले गए जम्मू मेडिकल कॉलेज, तो सांस तो आपकी वैसे फूली थी, बाकी इन्होंने फुला फुला के खत्म कर देनी। वहां से आपको उठाएंगे, अगर आपको नेफ्रो का इशू बन गया, आपका तीमारदार बेचारा आपको स्ट्रेचर के ऊपर या किसी अपनी पर्सनल गाड़ी के ऊपर घुमा के कहां लाएगा, सुपर स्पेशलिटी के अंदर। आज से कई बरस पहले जब अच्छे डॉक्टर्स थे जो यहाँ के, उन्होंने इनको एक सजेशन भेजा था कि जनाब आप ऐसा कीजिए, चेस्ट हॉस्पिटल को, सेक्रेटरी को, GMC को और सुपर स्पेशलिटी को छोटे फ्लाईओवर से जोड़ दीजिए, गाड़ियां नहीं चलेंगी, लेकिन स्ट्रेचर से जो मरीज हैं वो इधर से उधर जा सकें। आज तक नहीं हुआ। और सबसे बड़ी दिक्कत देखिए क्या है, स्मार्ट सिटी तो बन रही है, वो तो देखिए, वो तो माशाल्लाह वो बड़ा शेख चिल्ली का बहुत बड़ा ख्याली पुलाव है। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या, आप समझिए इस चीज को। आज एक अस्पताल, सब डिस्ट्रिक्ट का अस्पताल है, वहां पे जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बैठता है उसकी एक लंबा एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। यहां पे CMO जिसको बिठाया होता है, आप चाहे शालामार के अंदर देख लीजिए, SMGS के अंदर, मेडिकल कॉलेज में देख लीजिए, हालत यह है कि जो बेचारा रेजिडेंट डॉक्टर जिसकी 5 साल की सर्विस है उसको बिठा दिया है। क्यों बिठा दिया? क्योंकि HOD बैठना नहीं चाहता। वो क्यों बैठ रहा है? क्योंकि वो बेचारा एडहॉक बेस पे है, SRO 83 के तहत आपने उसको लगा दिया। अब दिन में मान लीजिए 50 केस आए जिन पे मेडिकल लीगल केस बना, MLC बना, स्टैबिंग का केस आ गया, सुसाइड अटेम्प्ट का केस आ गया, आगजनी का केस आ गया। जो पहला डॉक्टर ट्रीट करता है उसकी गवाही कोर्ट के अंदर बहुत मैटर करती है। लेकिन होता क्या है, 6 महीने बाद जब वो केस लगना है, वो डॉक्टर साहब तो बैठे हैं देहरादून, क्योंकि उनकी तो जॉब ही पक्की नहीं थी।
दूसरी सबसे बड़ी क्या दिक्कत है, स्कीम्स का आपने जिक्र किया, ये जो आप बातें बता रहे हैं ये तो होती हैं, अक्सर चर्चा में भी आती हैं, खासकर एसएमजीएस की मैं बात करूं और जो हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहां पे बात करूं, कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति शाम को जाता है जब पेशेंट्स के तौर पे, तो उसको रेफर ज़रूर किया जाता है। और रूरल एरियाज़ की जनता की बात करूं तो वो इस चीज़ को बड़े जोर शोर से हर बार रखने की कोशिश करते हैं, आखिर ऐसा क्यों? लेकिन स्कीम्स में और बाकी जो हॉस्पिटल्स आप गिना रहे हैं, इनमें डिफरेंस कहाँ है? और जहाँ इनको जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इसको चलाया जा रहा है उसमें डिफरेंस कहीं आ रहा है? मैं पंकज जी वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहली तो बात, ये मुद्दा पहली बार उठा है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। जिस एसआरओ की मैं बात कर रहा हूं, जो सीएमओ वाला मैंने मुद्दा उठाया है, ये पहली बार उठा है। अब आप सवाल कर रहे हैं कि वहां और यहां में अंतर क्यों है? क्योंकि स्टेट एक, यूटी एक, एडमिनिस्ट्रेशन एक। देखिए उसमें दिक्कत क्या है, पहली तो चीज है आपकी नीयत। मैं आपको ये बता दूं आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि मैं गवाह हूं, मैंने खुद कवर किए हुए हैं ऐसे 4 से 5 स्टिंग मैंने किए हुए हैं। इसी मेडिकल कॉलेज के अंदर किराए के सामान पर आपका ऑपरेशन होता है, आपको भेजा जाता है बाजार में, किराए पे आप सामान लेके आते हैं, आपको ऑपरेट करते हैं, फिर आप सामान वापस दे देते हैं। इसी मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको मक्खियों की तरह भिनभिनाते हुए एजेंट मिल जाएंगे, जो बाहर की लेबोरेटरी से अंदर आते हैं, मरीज का सैंपल लेते हैं, पैसे लेते हैं और थोड़ी देर के बाद उसको आके उसकी स्कीम्स में ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब जीएमसी में ऐसा होता है। आई कंडक्टेड दोस स्टिंग ऑपरेशंस, आई स्टिल हैव दोस स्टोरीज, I won't need to prove it. I had already proved it. The point is it, who will take care of these freaking issues? Nobody bothers about it. Point ये है कि आज स्थिति इन अस्पतालों की इतनी भद्दी, इतनी भयावह क्यों है? क्योंकि नीयत नहीं है। सवाल नीयत का है। आज अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस बैन करते हैं, बड़ी सीधी सी बात है, डॉक्टर का इंटरेस्ट खत्म हो गया जब आपने प्राइवेट प्रैक्टिस बैन की। फिर क्या है कि उसको शुरुआत में चाहे मजबूरी में बैठना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद एक रिदम बन जाता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ पे एक फास्ट ट्रैक ओपीडी का एक प्रावधान कुछ स्टेटों ने लाया है, बड़ा जबरदस्त प्रावधान है। बजाय इसके कि आप शाम को बाहर जाके 1000 रुपया दें डॉक्टर को, आप 200 रुपया देकर के अपना ट्रीटमेंट उसी डॉक्टर से अस्पताल के अंदर करवा लेते हैं, प्लस आपको जो रेवेन्यू है आपका वो अस्पताल को जाता है। इसी के साथ साथ बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं जैसे मैंने पहले जिक्र किया, लेकिन वैसा दृष्टिकोण चाहिए। मैं आपको पंकज जी बताना चाहूंगा, आज मौका मिला मुझे आपके इस मंच के माध्यम से। पहले आया ताज मयूद्दीन, ये वो मतलब वाहियात किस्म से इस शख्स ने जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को चलाया कि इस व्यक्ति ने 4 बड़े अस्पतालों के अंदर अपने दफ्तर बनवा दिए, जो कि पूरी तरह से इलीगल था। एक कैबिनेट मंत्री जिसको सेक्रेटरीट में ऑफिस उपलब्ध है और इन अस्पतालों में पहले जगह नहीं, उसने तो इस तरीके से इन अस्पतालों को ट्रीट किया जैसे उसकी वो पुश्तैनी जायदाद हो। उसके बाद पीओपी मोड लाता है ताज मयूद्दीन, उसकी क्या हालत हुई आपने देखा। तदुपरांत लाल सिंह आता है, लाल सिंह ने यहां पे संयोग फार्मेसी को बिठाया। मैंने पहले कहा कि पहले एक थोड़ा बहुत कंपटीशन तो था, जब एक तीमारदार बाहर जाता था 4 दुकानों पे जाके रेट पूछता था और फिर उसके बाद वो तय करता था कहां से लेना है। वही जो चमड़ी बाहर थोड़ी बहुत छीली जा रही थी, उसको छीलने का पक्का बंदोबस्त लाल सिंह ने अस्पतालों के अंदर कर दिया। लाल सिंह जी का ये कहना है कि उनके दौरान जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। हाँ। और रात भर वो खुद भी हॉस्पिटल में जिस चीज को आप डिस्कस कर रहे हैं वो वहां जाके इसको एड्रेस करनी मैं आ रहा हूं ना जनाब उसी बात पे। पहली तो चीज ये है कि लाल सिंह इस बात का जवाब दे कि मेडिकल कॉलेज जो है, जो कठुआ में बनना था, जब आरोप लगे कि उसको वहां से शिफ्ट करवाया गया, क्यों करवाया गया। और यहां की जो आप बात करते हैं, आप कहते हैं कि अगर संजोग फार्मेसी लाई गई, अगर वो सही फैसला था, आज बंद क्यों हो गई सारे अस्पतालों में? कोई जवाब है? और फिर अगर लाल सिंह लेकर भी आया था, जैसे ही बाली भगत को मौका मिलता वो आधी रात को जाके उसका जम्मू मेडिकल कॉलेज के अंदर उसका वो कियोस्क जो है वो गिरा देता है, ये कहते हुए कि हमारे अस्पताल के पास जगह नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा तो नहीं ये बहुत सारे हॉस्पिटल जो है पॉलिटिक्स का जो शिकार बिल्कुल 100%। तो आम आदमी पार्टी भी इस पे अभी पॉलिटिक्स करने की कोशिश नॉट एट, देखिए जनाब, हम लोगों की जान की बात कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं आपसे, आप आयुष्मान का झंडा गाड़े फिर रहे हैं, करोड़ों रुपया आपने बहा दिया। आपके पास कोई है पैरामीटर? आप बताएं कि पिछले साल में अगर 10 लाख आपने ऑपरेशन किए आयुष्मान के तहत, सर्वाइवल रेट क्या है? बताइए मुझे, क्या सर्वाइवल रेट आपके पास? कोई उसके ऊपर क्रॉस चेक नहीं है। तो ऐसी बड़ी सारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करती है, वहां बताती है कि जम्मू कश्मीर में पहले आयुष्मान कार्ड नहीं था, अभी सारे लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, मैक्सिमम 95% जनरेशन के पास, और उसका फायदा जो है वो मिल रहा है। और एक अच्छी 3 मिनट की जो है पीपीटी भी इसके ऊपर प्रेजेंट की जाती है। क्या कहें पंकज जी, मैं मुख्तसर शब्दों में बताऊंगा। हम इसका स्वागत करते हैं। पहली बात, ये अच्छी स्कीम थी, कोई दिक्कत नहीं थी।
पहली बार ऐसा हुआ और इसकी हम तारीफ करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ योजना बनाने से बात नहीं बनेगी। मैंने अभी आपको पूछा, आपको समझना पड़ेगा हुआ क्या है और हो क्या रहा है। ऐसे कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे जिनका जो धंधा था वो बढ़िया नहीं था। उन्होंने क्या किया कि हाँ, जैसे ही उनको मौका मिला, अब उन्होंने क्या, देखिए मैंने पहले बोला डॉक्टर, इशारा किस तरफ करवा, मैं आ रहा हूं ना, डॉक्टर को भगवान समझा जाता है। अब मैं डॉक्टर हूं, मैंने मरीज को बोल दिया भैया तुम ऑपरेशन कराओ। बात समझ गया, इशारा किस तरफ करवा रहे हैं आप? इशारा तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ है। इशारा एक डिबेट का हिस्सा ये भी है प्राइवेट हॉस्पिटल की। आम जनता जो सरकारी दफ्तर में जाती है, जहाँ काम करती है, 8 घंटे ड्यूटी देती है, उनको लगता है कि प्राइवेट शॉप्स या प्राइवेट क्लिनिक्स होने चाहिए, नर्सिंग होने चाहिए, सो दैट कि वो अपने टाइम से हटके जो है वहां पे जाके अपना इलाज करवा सकें। मैं उस पर आता हूं, लेकिन पहले इस सवाल को पूरा कर लें हम। मैं फिर वही बात कहूंगा कि एक तो इन्होंने कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखा कि सर्वाइवल रेट क्या है, पहली चीज होना चाहिए था। दूसरी चीज क्या हुई है, मरीजों ने भी जो है उसमें जाति की है। मसलन मेरे को एक प्रॉब्लम थी, जैसे मैंने आपको बोला वाल्व वाला इशू था, कार्डियक इशू था, मेरी उम्र हो गई 60 साल, मैं ट्रीटमेंट करा नहीं पाया, लेकिन आज मेरे पास आयुष्मान कार्ड आया। मैंने ऐसे भी केस देखे हैं, डॉक्टर मना कर रहा है कि भैया नहीं, आज इस उम्र में मत करवाओ, आप बढ़िया चल रहे हो, लेकिन मरीज ने बोला नहीं जी आप कीजिए, मेरे पास कार्ड है, और ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो है मरीज की जान चली गई। तो सवाल यह है कि एक तो उसके ऊपर इनका कोई क्रॉस चेक नहीं था, दूसरा आज कितने हॉस्पिटल्स हैं जो आयुष्मान कार्ड को ले रहे हैं, बहुतेरों ने जो है वो मना कर दिया क्योंकि पेमेंट्स ही नहीं हुई टाइम पे। इसके ऊपर क्या जवाब है इनके पास? तीसरी बात जो अब आपने की है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, देखिए होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं और एक व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है, ही शुड हैव दैट राइट कि ही कैन अवेल दोज फैसिलिटीज। पर सवाल मासेस का है जी, सवाल उन गरीब लोगों का है, उस गरीब तबके का है जिसके पास इतनी कुव्वत नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सके। उसके लिए क्या है? तो ये बड़े अहम तरीन मुद्दे हैं जनाब, जो सीधे तौर पर पंकज जी आम आदमी की सेहत से जुड़े हैं, उसकी जिंदगी से जुड़े हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर ये सरकार नहीं चेती तो यही वो मुद्दे हैं जो न केवल ये एक तरह की परोक्ष रूप से चल रही भाजपा सरकार, बल्कि आने वाले दिनों में वो जो 25 नमूने चुनकर भेजे थे लोगों ने, उनकी तो पोल जो है वो बड़ी देर की खुल गई है, लेकिन पूरी तरह से मटिया मेट हो जाएगा ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज का जो सिर्फ और सिर्फ सियासत करती हैं लोगों की जान के साथ। जम्मू कश्मीर के अंदर हॉस्पिटल जो हैं वो सियासत का शिकार हुए हैं, और यहाँ पे जगदीप सिंह जी जो हैं अलग अलग मिनिस्टर्स के नाम गिना के ये बता रहे हैं किस प्रकार से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डगमगा रहा है, और उसका नुकसान जो है केवल और केवल जो है मरीजों को, जम्मू कश्मीर की आम जनता को हो रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि बाहरी मुल्क में जाके जो है अपनी डिग्रियां पूरी करते हैं, फिर यहां पे डॉक्टर आते हैं, वहां से शुरू होता है, और जब सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहां किसी आपके सीएचसी सेंटर में जाते हैं तो वहां पे जाके जो है उनको रेफर जीएमसी किया जाता है, और जीएमसी कहीं आगे रेफर करती है। ये एक बड़ा सवाल है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन स्किम्स की इन्होंने यहां पे तारीफ की है, और बाकी हॉस्पिटल के ऊपर सरकार की नकेल नहीं है। क्या आम आदमी पार्टी भी इस पे सियासत खेल रही है? अच्छा, लास्ट सवाल एक लाइन में, आम आदमी पार्टी इस पे सियासत खेल रही है, और अगर आती है तो किस तरीके से इसको जो है ठीक करने की कोशिश की जाएगी? पंकज जी मुझे इस सवाल पे ना बड़ा अफसोस है, पूछना पड़ता है। पूछिए, आपका राइट है, लेकिन उत्तर भी सुन के जाइए। हम वो पार्टी हैं जनाब जिसने दिल्ली में फरिश्ते स्कीम लाई, जिसने लोगों को ना केवल पुरस्कृत किया बल्कि 4000 से ज्यादा लोगों की जान एक साल में बचाई। हम वो पार्टी हैं जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में 100 से ज्यादा टेस्ट करवाए। हम वो पार्टी हैं जिसने एक पैरासीटामोल की गोली से लेके 75 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। ये 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बताकर छलांगे लगा रहे हैं, उछलकर बता रहे हैं। तो जनाब हम लोगों की सेहत के साथ, क्योंकि जिस मुल्क की सेहत अच्छी है उस मुल्क का मुस्तकबिल अच्छा है। नो डाउट, जिसकी सेहत अच्छी है उसका फ्यूचर अच्छा है, लेकिन फैसला जनता को करना है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस है, जरूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इन हॉस्पिटल्स के एक्सपीरियंस को और अपना एक्सपीरियंस को। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं ग्रेडिज्म वर्चुअल के साथ। कैमरा नजर साडू के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।